ओके, सो अब हम देख लेते हैं सब फर्टिलिटी के कुछ ऑस्पी स्टेशंस। सो इसमें सबसे पहला स्टेशन ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इस प्रोसीजर को। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। राइट एट लीस्ट 4 इंडिकेशंस ऑफ दिस प्रोसीजर। तो इट इज़ डन इन केस ऑफ ट्यूबल डैमेज, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, ठीक है। सो इन सब केसेस में आप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं। देन राइट एट लीस्ट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसीजर। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें एम्ब्रियो डैमेज हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, हाई कॉस्ट होती है इसकी, और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है। सक्सेस रेट इसका 30 to 40% है। ओके, ये स्टेशन है आपके पास। 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, 6 सालों से मैरिड है और नली पैरिस है, और एंड शी इज़ टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर सब फर्टिलिटी। शी ठीक है, शी हैज़ फिनिश्ड हर लास्ट कोर्स ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट 3 days बैक, ठीक है। आपको पता है क्लोमिफेन सिट्रेट इज़ यूज्ड फॉर ओवुलेशन इंडक्शन, ठीक है। एंड नाउ शी हैज़ प्रेजेंटेड इन OPD कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल पेन, नोजिया, ब्लॉटिंग, ठीक है। एंड अल्ट्रासाउंड पिक कुछ ऐसी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सो व्हाट इज़ इट? दिस इज़ बेसिकली ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है। इसकी इंसिडेंस कितनी होती है? इट इज़ बेसिकली इट कॉम्प्लिकेट्स अबाउट 5% ऑफ द साइकिल विद ओवेरियन स्टिमुलेशंस, ठीक है। Then define the etiology. Basically, it is iatrogenic condition following ovarian stimulation. Then write 2 risk factors for its development. सो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है इसका रिस्क फैक्टर, और यूज़ ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स जो हैं दे आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। 3 कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी? तो एक कॉम्प्लिकेशन होती है सॉरी, वेस्कुलर सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स, ठीक है। वेस्कुलर में आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाती है? दैट इज़ सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं या थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना हो सकता है। इसके अलावा कोएगुलोपैथी इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, या लिवर डिस्फंक्शंस हो सकते हैं, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है दैट इज़ कॉज्ड बाय एसाइटीज़ या हाइड्रोथोरिक्स। इसके अलावा रीनल फेलियर हो सकता है ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, या टॉर्जन एंड हैमरेज हो सकती है इन द ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। देन 32 ईयर्स ओल्ड लेडी है, शी इज़ मैरिड फॉर 4 years, और उसको भी सब फर्टिलिटी का इशू है, एंड शी हैज़ प्रेजेंटेड इन द क्लिनिक विद अ कंप्लेंट ऑफ इनएबिलिटी टू कंसीव। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ रेगुलर, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है। हस्बैंड का सीमन प्रोफाइल जो है दैट इज़ नॉर्मल। उसने खुद मल्टीपल मेडिकेशंस ली हैं फॉर कंसेप्शन, बट देयर इज़ नो सक्सेस टिल नाउ, and she was advised this investigation that is shown in this diagram, ठीक है। Now you will tell that what is the name of this investigation. This is hysterosalpingiography. What is shown in the above picture, basically it is showing normal line of uterine cavity and it is showing the tubes with bilateral free spillage, ठीक है। ये tubes हैं जिनमें free spillage आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड नॉर्मल लाइन ये शो करी है ऑफ द यूट्राइन कैविटी। सो दिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ hysterosalpingiography, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्राइमरी सबफर्टिलिटी? सो प्राइमरी सबफर्टिलिटी इज सीन इन या इट इज़ कॉज्ड बाय मेल disorders या ovulatory disorders, endometriosis, tubal disorders, या there may be some unexplained causes of primary subfertility, ठीक है। Then what is the purpose of performing this investigation? It is basically done to see the patency of the fallopian tubes and to outline the uterine cavity, ठीक है। Then what are the findings in this picture? You can see normal uterine cavity है, and there are patent fallopian tubes on both sides with free spillage, ठीक है। So these are the findings in this picture. Then list at least 4 complications of this investigation. तो इसकी वजह से पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वेसोवेगल रिएक्शन हो सकते हैं, सर्वाइकल या यूट्राइन ट्रॉमा हो सकता है, यूट्राइन या ट्यूबल परफोरेशन हो सकती है, ओवेरियन इरेडिएशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है टू कंट्रास्ट मीडिया। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अब कुछ स्टेशंस हम देखेंगे। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दे हैव टोल्ड अबाउट सम प्रोटोकॉल्स फॉर मिस्ड पिल्स।
तो वो हम देख लेते हैं। दे आर सेइंग कि अगर आपके पास एक पिल जो है वो मिस हो जाती है, ठीक है, और 24 आवर्स से ज़्यादा का टाइम हो गया है, अप टू 48 आवर्स लेट हो गया है, ठीक है, तो यू वुड कंटिन्यू द कॉन्ट्रासेप्टिव कवर, ठीक है। The missed pill should be taken as soon as it is remembered, ठीक है, and the remaining pills जो हैं it should be continued at the usual time, ठीक। मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, आप किस तरह से आप मिनिमाइज़ करेंगे प्रेगनेंसी के रिस्क को। अगर आपकी पिल्स जो है वो मिस हो गई हैं, ठीक है, और 24 आवर्स या मे बी 48 आवर्स तक हो चुका है टाइम, और आपने जब आपको याद है आपने फ़ौरन से ली भी नहीं, एंड टू मिनिमाइज़ द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी अब आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड बट इट मे बी नीडेड to be considered if the pills have been missed earlier in the packet, या if the pills have been missed in the last week of some previous packet, ठीक है, so then emergency contraception is required, otherwise it is not usually required, ठीक है। सॉरी। या नेक्स्ट दे आर सेइंग कि अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स जो हैं वो मिस हो गई हैं इन मोर देन 48 आवर्स, ठीक है, अब केस है मोर देन 48 आवर्स का, पहले था मोर देन 24 आवर्स अप टू 48 आवर्स लेट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है एंड यू हैव मिस्ड 2 और मोर देन 2 पिल्स, तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव कवर को। द मोस्ट रीसेंट मिस्ड पिल जो है उसको आपने लेनी है एज सून एज पॉसिबल, और जो रिमेनिंग पिल्स हैं उनको आपने फिर कंटिन्यू करना है एट यूजुअल टाइम। कॉन्डोम्स जो हैं दे शुड बी यूज्ड या सेक्स शुड बी अवॉइडेड अंटिल 7 कंसेक्टिव एक्टिव पिल्स हैव बीन टेकन, ठीक है। दिस इज़ द एडवाइस दैट मे बी ओवर कॉशियस इन द सेकेंड एंड द थर्ड वीक्स, बट द एडवाइस इज़ अ बैकअप इन द इवेंट दैट फर्दर पिल्स आर मिस्ड, ठीक है। और इस केस में फिर अगर 48 आवर्स से ज़्यादा वाला केस है तो इसमें आप रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो इसमें आप जो है इफ़ द पिल्स आर मिस्ड इन द फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट 7 डेज़ में मिस हो गई हैं, ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे, ठीक है। और if there is unprotected sex occurred in the pill-free interval, or if the first week of pill taking is continued या it is going on, तो फिर आप emergency contraception जो है वो एडवाइस करेंगे। और अगर पिल्स जो है दे आर मिस्ड इन द सेकेंड वीक तो फिर आपने कोई emergency contraception जो है वो उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। लाइक इन द केस ऑफ द प्रीवियस 7 डेज़, लाइक फर्स्ट 7 डेज़ में या फर्स्ट वीक में अगर मिस हो जाती है तो आप ले सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन सेकेंड वीक में अगर मिस हो जाए तो कोई इंडिकेशन नहीं है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। जस्ट इज़ दैट यू हैव टू टेक कंसिस्टेंटली एंड करेक्टली योर पिल्स, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ द पिल्स आर मिस्ड इन द थर्ड वीक यानी 15 से 21 डेज़ के दरमियान दे आर मिस्ड, ठीक है, तो फिर आपने ओमिट करना है पिल फ्री इंटरवल को बाय फिनिशिंग द पिल्स इन द करंट पैकेट, ठीक है, एंड या फिर आप डिस्कार्ड करेंगे कोई भी प्लेसिबो टैबलेट्स को और स्टार्ट करेंगे एक न्यू पैक द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, या द नेक्स्ट डे, ठीक। सो दिस इज़ द मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर द 48 आवर्स या मोर देन 48 आवर्स लेट अगर यू हैव मिस्ड योर पिल्स, ठीक है, उस केस में। देन रूट ऑफ करेंटली अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड देयर ड्यूरेशन, अगर आप OCPs लें या ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लें जिसमें हमारे पास ऑरल कंबाइन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ इफेक्टिव अप टू 24 आवर्स। जो ट्रांसडर्मल कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं दे आर इफेक्टिव अप टू 7 days। वेजाइनल रिंग जो हैं दे आर इफेक्टिव अप टू 21 days। प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्टेबल्स आर इफेक्टिव अप टू 14 weeks। प्रोजेस्टेरॉन ओनली इम्प्लांट्स आर इफेक्टिव अप टू 3 years। कॉपर IUDs आर इफेक्टिव अप टू 3 years, 5 years, 10 years और इवन मोर, ठीक है। एंड देन levonorgestrel intrauterine devices आर इफेक्टिव अप टू 3 years, 5 years और मोर, ठीक है। देन
you have to identify this device. So this is the implanon, ठीक है, and for what it is used and how does it work. It is used basically for long term contraception, ठीक है, ये hormonal contraception method को follow करता है. एंड इसमें होता क्या है, एक रॉड होता है जिसमें ईटोनॉर्जेस्ट्रल होता है, एंड ईटोनॉर्जेस्ट्रल इज बेसिकली थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इम्प्लानॉन का वो ये है कि ये ओवुलेशन को इनहिबिट करता है और सर्वाइकल म्यूकस की जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज़ करता है ताकि स्पर्म्स आगे पेनिट्रेट ना कर सकें, ठीक है, और ताकि फर्टिलाइजेशन फिर जो है वो ना हो सके. देन राइट एनी 3 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिवाइस. तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं जिसमें एमेनोरिया, इरेगुलर ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग साइकिल हो सकता है, या इंसर्शन साइट इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, या हीमाटोमा हो सकता है. इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेस्टेशनल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक नोज़िया, ब्लॉटिंग, डिजीनेस, ठीक है, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्नी, हेयर लॉस, वेट गेन, वेजाइनल इरिटेशन या डिस्चार्ज, ठीक है. देन they are asking to write any 3 contraindications of this device. So it is contraindicated in case of pregnancy, in case of any liver disease like cirrhosis या liver tumors, ठीक है. इसके अलावा it is contraindicated in case of any personal history of breast cancer या undiagnosed abnormal vaginal bleeding, या it is contraindicated in case of allergy या hypersensitivity to any of the implant materials. नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास. अगेन व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? इट इज़ इम्प्लानॉन एंड दे आर आस्किंग फॉर इट्स डिफरेंट पार्ट्स. तो इसमें आपके पास नीडल कैप होता है, कैनोला होता है, ऑब्चुरेटर एंड ऑब्चुरेटर सपोर्ट होती है, ठीक है. देन व्हाट इट इज़ यूज फॉर? इट इज़ यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. व्हाट डज इट कंटेन? तो इसमें हमारे पास 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कैप्सूल होता है, ठीक है, जो कि एक सिंगल रॉड होती है, ठीक है. उसमें आपके पास 68 mg ईटोनॉर्जेस्ट्रल होता है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया ईटोनॉर्जेस्ट्रल इज़ थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जो कि स्लोली इस डिवाइस के थ्रू रिलीज़ हो रहा होता है एंड दैट हेल्प्स इन कॉन्ट्रासेप्शन. देन व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो द कैप्सूल जो है बेसिकली इट कॉन्स्टेंटली रिलीजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन आर्टिफिशियल हार्मोन दैट इज़ प्रोजेस्टिन. ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को बाय थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस, ताकि स्पर्म्स जो हैं दे कांट गेट इनटू द यूट्रस, एंड also it helps in stopping the ovulation. इसके बाद what is its daily release dose? तो initially the daily release is 60 to 70 micrograms per day, but at the end of 3 years it is 25 to 30 micrograms per day. Then what are the side effects? Women's with implants जो हैं they may have menstrual irregularities या weight gain, headache, mood swings, acne and depression. इसके अलावा अदर पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं लाइक वजाइनल इन्फ्लेमेशन या ड्राइनेस, ब्रेस्ट पेन, स्टमक या बैक पेन, स्टमक पेन या बैक पेन. इसके अलावा नोज़िया, डिजीनेस, पेन वेयर द इम्प्लांट वाज इंसर्टेड, ठीक है. तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इसके अलावा ये तो इम्प्लांट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है ना. इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं दैट इंक्लूड मूड स्विंग्स, वेट गेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड ब्लॉटेडनेस, ठीक है. एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इट्स यूज़? तो दैट इज़ 3 years. उसके बाद डिस्क्राइब इट्स इंसर्शन साइट एंड द टेक्निक ऑफ इंसर्शन. तो बेसिकली इट इज़ इंसर्टेड अंडर लोकल एनेस्थीसिया एंड एल्बो जॉइंट जो होता है आपका उससे 6 सेंटीमीटर्स जो है ऊपर की तरफ आप इसको इंसर्ट करते हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली इंसर्टेड ऑन द नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है. उस नॉन डोमिनेंट हैंड का भी बेसिकली जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के दरमियान जो ग्रूव होता है उस ग्रूव में आप इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है. इनिशियली इट इज़ इंसर्टेड एट 20 degrees, ठीक है. एंड once it is inserted you have to keep the needle horizontally subdermally, ठीक है. when whole of the needle is gone inside तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सपोर्ट जो है ऑफ ऑब्चुरेटर उसको आउटवर्ड पुल करना है, ठीक है. एंड देन यू विल रोटेट एट 90 degrees towards your right hand, ठीक है. एंड देन यू विल पुश इट ओवर द कैनोला. what will happen that it will basically release the single rod या जो pellet या capsule है that will release, and then you will remove the needle and apply the dressing, ठीक है. this is the way of insertion of this implanon, ठीक है.
या टेक्निक ऑफ इट्स इंसर्शन यू कैन से. देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस. तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं दैट इंसर्शन साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस हो सकती है या हीमाटोमा हो सकता है. इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा. और इंसर्शन साइट एब्सेस या इन्फेक्शन या हीमाटोमा के केस में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. इसके अलावा पेशेंट अगर विलिंग नहीं है तो अगेन इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. देन व्हाट इज़ इट्स फेलियर रेट. इट इज़ 0.05% इसका फेलियर रेट है, यानी 1 in 2000 जो है दे आर शोइंग अ फेलियर टू दिस इम्प्लेनॉन. उसके बाद ये है आपके पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. एक्सप्लेन इट्स मोड ऑफ एक्शन. सो combined oral contraceptive pills, they act both centrally and peripherally. एंड इसमें क्या होता है कि बेसिकली ओवुलेशन को ये इनहिबिट करते हैं बाय सप्रेसिंग द पिट्यूटरी रिलीज ऑफ FSH एंड LH. ठीक है. और इसके पेरिफेरल इफेक्ट्स ये हैं कि ये एंडोमेट्रियल एट्रोफी करवाएगा. ठीक है. इसके अलावा ये स्पर्म्स की जो असेंडिंग है उसको डिफ़िकल्ट कर देगा इनटू द यूट्राइन कैविटी बाय थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस. ठीक है. सो इसने क्या किया कि इसने एंडोमेट्रियल एट्रोफी करवाई और दूसरा इसने सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर दिया ताकि स्पर्म्स जो है वो ऊपर असेंड करके ना जा सके इनटू द यूट्राइन कैविटी. ठीक है. उसके बाद 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं इसके यूज़ के. सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आपके पास आ जाता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, cerebrovascular accidents, significant hypertension, arterial and venous thrombosis, acute या severe liver disease, focal migraine and breast cancer. और relative contraindications में आपके पास generalized migraine आता है, long term mobilization, irregular vaginal bleeding, smoking and diabetes. ठीक है. Then when this medicine should be started, it should be started from 5th day of menstrual cycle. ठीक है. ये आपने याद रखना है. एंड राइट द प्रोटोकॉल इफ़ 1 पिल इज़ मिस्ड. सो अगर एक पिल मिस हो जाता है तो फिर और वो मिस कब हुआ है, इफ़ इट इज़ मोर देन 24 आवर्स अप टू 48 आवर्स लेट. ठीक है. तो फिर अपने मिस्ड पिल को इमीडिएटली रिमेंबर, जब भी आपको रिमेंबर हुआ है आपने इमीडिएटली ले लेनी है. व्हेन एवर यू रिमेंबर इट यू हैव टू टेक इट इमीडिएटली. ठीक है. एंड देन द रिमेनिंग पिल्स शुड बी कंटिन्यूड एट द यूजुअल टाइम. ठीक. देन व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस. This is the NOR plant. Sorry. How it is used, it is basically placed subdermally in the medial aspect of the upper arm under local anesthesia. ठीक है. इसको हम subdermally रखते हैं और जो अपर आर्म है उसके मीडियल एस्पेक्ट पे अंडर लोकल एनेस्थीसिया जो है आप इस नॉर प्लांट को प्लेस करेंगे. ठीक है. व्हाट इज़ इट्स मोड ऑफ एक्शन एंड हाउ लॉन्ग इट कैन बी यूज. तो इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये ओवुलेशन को सप्रेस करता है. इसके अलावा एंडोमेट्रियम की सप्रेशन करता है और एक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है फॉर 3 to 5 years. और जो ड्रग इसमें यूज़ होती है दैट इज़ लीवोनॉर्जेस्ट्रल. और क्या एडवांटेजेस हैं इसके. तो बेसिकली इसकी लॉन्ग एक्टिंग है. सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये है कि इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग विद सस्टेन्ड इफेक्ट. ठीक है. कंप्लाइंस भी इसकी अच्छी है. सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत कम है. एंड फर्स्ट पास इफेक्ट जो है ऑन द लिवर इज़ अवॉइडेड बाय दिस नॉर प्लांट. ठीक है. इसके अलावा इसका ये एडवांटेज है दैट कैन बी यूज बाय द लैक्टेटिंग मदर्स. ठीक है. एंड ओवर द एज ऑफ 40 years जो फीमेल्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं. ठीक है. एंड इट हैज़ एन एडवांटेज दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ डेली ऑरल इनटेक एंड फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस. ठीक. दैन द 3 डिसएडवांटेजेस. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. तो डिसएडवांटेज ये है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, रेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं, एमेनोरिया हो सकता है. ठीक है. एज लाइक विद अदर प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव्स एमेनोरिया हो सकता है एंड लोकल इन्फेक्शन हो सकता है और एक्सपेंसिव भी है ये. सो दिस इज़ एन डिसएडवांटेज. ठीक है. And then what is this? This is copper T, an intrauterine contraceptive device. Mode of action क्या है इसका कि ये जो arms हैं copper T के they contain copper. ठीक है. ये basically जो copper है it stops fertilization by preventing sperm from making their way up through the uterus into the fallopian tube. ठीक है. और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो ये जो डिवाइस है ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइज्ड एग को फ्रॉम इम्प्लांटिंग इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस. ठीक है. सो ये इसके मोड ऑफ एक्शन थे. देन व्हाट आर द 3 contraindications. So it is contraindicated in case of any pelvic inflammatory disease या previous ectopic pregnancy या any known malformation of the uterus या copper allergy के केस में it is contraindicated. Then what is this? This is basically
इंजेक्शन डीपो प्रोवेरा, ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास इनहिबिट करता है ओवुलेशन को, ठीक है, और इसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस को ऑल्टर करेगा, उसको विसिट बनाएगा, ठीक है, टू प्रिवेंट द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म्स इनटू द सर्वाइकल कैनाल, यानी थिकन करेगा सर्वाइकल म्यूकस को और वही पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म को सर्वाइकल कैनाल में मुश्किल कर देगा, ठीक है। और क्या 4 साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, तो बेसिकली इट कैन कॉज वेट गेन of around 6 pounds in the first year, and a delay in return of fertility is its side effect. It may take about 6 months to 1 year's longer time duration to conceive after you stop this injection, ठीक है। इसके अलावा इसकी वजह से इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। वेरी लॉन्ग टर्म यूज़ जो है इट कैन स्लाइटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इसके अलावा हेडेक हो सकती है, वीकनेस और फटीग भी हो सकता है। Then identify the above three objects. So this is diaphragm, cervical cap, and condom. This is diaphragm, this is cervical cap, and this is condom. Then it is used for contraception. And what are its advantages? Basically, these protect against the sexually transmitted diseases and ascending infections. Then this is a station giving history of 29 years old lady. Was presented in clinic and she is using these pills for the last 3 months for contraception. Which hormone is present in these pills? So estrogen and progesterone is present. Name 2 minor and 1 major risks associated with the use of these pills. So nausea, vomiting and headache are the minor risks of these pills, and major risks include deep venous thrombosis and carcinoma of breast, ठीक है। Then write down 2 contraindications to use दिस काइंड ऑफ पिल्स। तो 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि लिवर डिजीज़ हो सकती है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डीवीटी, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई दिस, व्हाट इज़ दिस इज सयाना प्रेस सिंगल डोज कंटेनर, ठीक है। द ड्रग इट कंटेन्स इज माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन 104 mg। mechanism of action ये है कि it has main action to inhibit ovulation and also it thickens the cervical mucus and alters endometrium. और route of administration इसका क्या है, it is subcutaneous. Then identify both the pictures. So जो first picture है ये वाली, this is basically contraceptive patch और ये basically है आपके पास contraceptive ring. And what is it containing? These contain estrogen and progesterone. और क्या purpose है इसके use का? It is used for contraception. Then are the benign conditions. So benign conditions में हमारे पास पहले सबसे पहला जो स्टेशन है, that gives a history of 33 years old nulliparous female, ठीक है, and she comes with a complaint of heavy menstrual bleeding for 1 year and also complains of frequency of micturition. एक उसने क्या कंप्लेन की, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, फ्रिक्वेंसी है मिक्चुरेशन की फॉर 6 months। और जब हमने एग्जामिनेशन किया एब्डोमेन का तो उस पर हमें क्या मिला कि 20 वीक्स साइज़ का डिस्टेंडेड एब्डोमेन है जिसमें फर्म मैस है जो पेल्विस से राइज कर रहा है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड भी हमें ये दिखा रहा है कि एक 12 to 10 सेंटीमीटर्स का मैस है दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस and is also distorting the endometrial cavity. So what is the diagnosis? This is a fibroid. क्योंकि mass आ गया ना, तो it is a fibroid of uterus. How can you diagnose it? It is diagnosed by ultrasound abdomen and pelvis. What are the gynecological and obstetric complications? So gynae की complications में आ जाता है कि if it is impacted in the pouch of Douglas, it can cause urinary retention. इसके अलावा pressure जो है ureters पे अगर कॉज होगा, जाहिर है इसकी वजह से होगा प्रेशर ऑन द यूरेटस, तो इट कैन कॉज हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड देयर वुड बी रीनल एंगल पेन। इसके अलावा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है इट कैन लीड टू सिवियर एनीमिया। देन पेन ड्यू टू degenerative changes can be seen and subfertility is also seen due to fibroids, ठीक है। These are the gynecological complications. Obstetric complications ये हैं कि miscarriage हो सकता है, preterm labor, placental abruption, malpresentation, increased rate of C-section, red degeneration leading to acute abdomen, इसके अलावा dysfunctional labor, placental retention या postpartum hemorrhage, delayed involution of uterus and endometritis is seen, ठीक है। Then what is the risk of subfertility with this condition? तो 30% risk होता है subfertility का। Then what are the treatment options if
द पेशेंट इज़ सिम्टोमेटिक। अगर तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो फिर तो हम एक्सपेक्टेड जो मैनेजमेंट है वो करेंगे, लेकिन इफ़ द पेशेंट इज़ सिम्टोमेटिक और जो फाइब्रॉइड है दैट इज़ लेस देन 3 सेंटीमीटर, तो फिर आप क्या करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे जिसमें आप COCPs POPs देंगे, मायरिना, डानाजोल, जिस्ट्राइनोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स देंगे। और अगर हमारे पास फाइब्रॉइड इज़ ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर तो फिर आप इसमें भी फर्दर 2 सिचुएशंस होती हैं कि ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर तो है लेकिन इट शुड बी लेस देन 5 सेंटीमीटर प्लस इट शुड बी सबम्यूकोजल। अगर ऐसा केस है दैट इट इज़ ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड इज़ ऑल्सो सबम्यूकोजल, तो फिर आप हिस्टेरोस्कोपिक रिमूवल कर देंगे। बट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर एंड इज सबम्यूकोजल या इंट्राम्यूरल तो फिर आप ओपन मायोमेक्टमी कर देंगे, ठीक है। अदर ऑप्शंस, सर्जिकल ऑप्शंस में आपके पास क्या आती है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, MR फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एंड हिस्टेरेक्टमी आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन देयर इज़ अगेन अ सिनेरियो शोइंग दैट दिस 33 years old nulliparous and is complaining of heavy periods for 1 year. Take on examination, her abdomen is distended with 20 weeks firm mass, ठीक है, दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस। अब फॉलोइंग पिक्चर आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रही है एंड दिस पिक्चर इज़ शोइंग अ फाइब्रॉइड, ठीक है, एंड फाइब्रॉइड यूट्रस, यहाँ पे उसको लियोमायोमा यूट्रस कह सकते हैं। कौन सी अदर क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं इस डिज़ीज़ की, ठीक है, डिस्पाइट दिस हैवी पीरियड्स, तो हैवी पीरियड्स तो उन्होंने मेंशन कर दिया ना इन द सिनेरियो, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसमें फाइब्रॉइड्स कैन कॉज प्रेशर सिम्टम्स लाइक जिसकी वजह से यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, यूरिनरी रिटेंशन, हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। इसके अलावा लोअर एब्डोमिनल हैवीनेस एंड पेन हो सकता है, रेक्टल प्रेशर हो सकता है, कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकती हैं जिसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एनीमिया हो सकता है ड्यू टू हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड सॉरी इनफर्टिलिटी हो सकती है, सार्कोमेटस चेंज हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस पेशेंट, तो इसमें मायोमेक्टमी करेंगे हम, ठीक है। लिस्ट ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन, तो इसमें हमारे पास मिसकैरेज हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, प्लेसेंटल एब्रप्शन, फीटल मेलप्रेजेंटेशन, इंक्रीज रेट ऑफ सी सेक्शंस, रेड डिजनरेशन लीडिंग टू एक्यूट एब्डोमेन, डिसफंक्शनल लेबर, प्लेसेंटल रिटेंशन, पोस्टमार्टम हेमरेज एंड डिलेड इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, जो है ये सारी obstetric complications and that are associated with this condition, ठीक है। Then here is a figure and what is the diagnosis, so this is cervical polyp, ठीक है, and what are the clinical features of this disease, it is mostly asymptomatic, intermenstrual bleeding होती है, इसकी वजह से abnormal heavy menstrual bleeding, menorrhagia जिसे आप कहते हैं वो हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी होती है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग भी होती है, थिक वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है जिसको आप लिकोरिया कहते हैं। सो दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स इन केस ऑफ सर्वाइकल पोलिप। Then third question is how you will make the diagnosis. So diagnosis is by inspection on speculum examination and it is confirmed by cervical polyp biopsy. And how you will treat it, तो ट्रीटमेंट के लिए आप पोलिपेक्टमी कर देंगे and polyp is surgically removed by ovum forceps या फिर by eversion of the polyp. Then here in the station there's a scenario saying that 24 years old lady, she comes with a severe abdominal pain on ultrasound and there's 9 to 10 centimeters mass in the right iliac fossa, ठीक है। and अब क्या है कि इसमें एब्डोमिनल पेन है और 9 to 10 सेंटीमीटर का मास राइट आइलिक फोसा में एंड इंट्रा ऑपरेटिव पिक्चर कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, ठीक है। सो व्हाट इज शोन इन द अबव पिक्चर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली शोइंग टॉर्जन ऑफ ओवेरियन सिस्ट और पेशेंट जो है इसमें प्रेजेंट करता है विद पेन इन एब्डोमेन, कॉम्प्लिकेशन जो इसकी वजह से हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से ओवेरियन नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। एंड किस तरह से इसको मैनेज करेंगे कि आप पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, हाई रिस्क कॉन्सेंट लेंगे, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन उसके चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ब्लड अरेंज करेंगे और एमरजेंसी लेप्रोटमी कर देंगे। देन आर सम मैलिग्नेंट कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस,